हो गया ना। तो चैप्टर 2 विलियन का हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? स्थिर क्वाथी। तो स्थिर क्वाथी में हम उस दिन क्या देखे थे? हमने क्या लिया था? पहला लिया था जल और दूसरा लिया था एथेनॉल। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एथेनॉल या एल्कोहल का क्वथनांक होता है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इसको यदि इस रेंज में ले, 100 ml के रेंज में ले, मतलब 5 ml H2O ले लिए और 95 ml हमने क्या लिया? एल्कोहल ले लिया। तो 100 ml का सॉल्यूशन बन गया। और इनको हम क्या करेंगे? उबालेंगे। तो ये कितने पे उबलेगा? 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो है इस रेंज में लेने पे एक साथ एक ही समय पर एक ही ताप पे उबल रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। और इनको जो है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। प्रभाजी आसवन विधि क्या है कि जैसे कि इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 78, तो यदि हम इसको बॉईल करेंगे तो जिसका क्वथनांक कम है वो पहले बाहर हो जाएगा, इनको अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसके बाद उसको अलग कर लेंगे। तो ये विधि कहलाती है प्रभाजी आसवन। लेकिन यदि हम विलयन को 100 ml के रेंज में ले और दोनों जो है एक ही समय पर एक ही ताप पर उबले 78 पे, तो इनको हम प्रभाजी आसवन विधि से अलग नहीं कर सकते। तो ऐसा विलयन जिसके सारे संगठन जो है एक साथ एक ही ताप पे उबलते हैं उनको कहा जाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो हमारा पहला है निम्न क्वथन एजियोट्रॉप। स्थिर क्वाथी को इंग्लिश में एजियोट्रॉप बोला जाता है। तो पहला हमारा कौन सा है? निम्न क्वथन एजियोट्रॉप। और दूसरा है उच्च क्वथन एजियोट्रॉप। तो निम्न क्वथन एजियोट्रॉप होता क्या है? इसमें क्या रहता है? हमने 100 ml का विलयन बनाया है, उसमें से हमने क्या लिया? 95 ml एथेनॉल लिया है और 5 ml H2O। तो ये कितने पे उबला है? 78 डिग्री पे। इसका मतलब ये है कि ये अपने विलयन के अवयवों से, विलयन के अवयव कौन कौन से हैं? एथेनॉल है हमारा और जल, इन दोनों से कम ताप पे उबल रहा है। देखो इसका है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका है 78.5, और इस विलयन को मिला के उबालने पे हमें कितने पे उबल है? 78। मतलब विलयन में अपने क्वथनांक से भी कम पे ये क्या हो रहा है? उबल रहा है। तो इसका क्वथनांक इन दोनों से भी कम है। तो ये क्या है? 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको कहा जाता है निम्न क्वथन एजियोट्रॉप। तो हम इसको एक ग्राफ टाइप से समझते हैं। पहला है जल। जल का वाष्प दाब, जल जो है वो मान लो ये है हमारा वायुमंडलीय दाब। तो जल कितने पे उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जल का ताप यहाँ है, तो जल का ताप जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का जो ताप है वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और एथेनॉल का कितना है? इससे कम है, मतलब 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका। और विलयन का कितना है? इससे भी कम है, मतलब 78 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अपने अवयव के क्वथनांकों से भी कम क्वथनांक है। इसको कहा जाता है निम्न क्वथन। और इसमें एक ट्रिक है याद करने का कि देखो विलयन का वाष्प दाब जो है इनके क्वथनांक से ज़्यादा है। मतलब विलयन का जो वाष्प दाब है इनसे कम है विलयन का, मतलब, और क्वथनांक क्या है? 78 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब यदि इनका वाष्प दाब यदि अधिक रहेगा तो क्वथनांक क्या रहेगा? कम रहेगा। मतलब विलयन का वाष्प दाब इसमें क्या है? अधिक है इन दोनों की तुलना में, इसीलिए इसका क्वथनांक क्या है? कम है। और ऐसा हमको कब देखने को मिलता है? वायु मतलब विलयन का वाष्प दाब हमें अधिक कब देखने को मिलता है? राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन में हमको जो है विलयन का वाष्प दाब अधिक देखने को मिलता है। तो ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन वाले निम्न क्वथन एजियोट्रॉप होते हैं। ठीक है, मतलब जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं वो कौन से होते हैं? निम्न क्वथन एजियोट्रॉप या निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं। और दूसरा है हमारा उच्च क्वथन एजियोट्रॉप। तो उच्च क्वथन एजियोट्रॉप में होता क्या है? इसमें हमने लिया है, एक लिया H2O और एक है HNO3। H2O का कितना रहता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड और HNO3 का कितना रहता है? 86 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने इसको इस तरह से लिया है 100 ml के रेंज में। तो हमने 68 ml क्या ले लिया है? HNO3 ले लिया है, नाइट्रिक एसिड। और 100 ml में से 32 हमने क्या लिए हैं? H2O। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया? 100 ml। और इन दोनों को मिलाने पे कितने पे उबल है? 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब H2O का कितना है? 100 डिग्री। इसका कितना है? नाइट्रिक अम्ल का 86 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब ये क्या हो रहा है? अपने अवयवों के क्वथनांकों से भी अधिक क्वथनांक पे क्या हो रहा है? उबल रहा है। तो इसको कहा जाता है उच्च क्वथनांक। तो यदि क्वथनांक ज़्यादा रहेगा तो वाष्प दाब क्या रहेगा? इसका कम रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो ये है जल का कितना है? 100 डिग्री। पहले तो ये क्या है हमारा? वायुमंडलीय दाब।
ये क्या है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब। और जल का कितना है 100 डिग्री, मतलब जल जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और HNO3 का कितना रहता है 86 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये 86 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। लेकिन विलयन का जो वाष्प दाब है इन दोनों से क्या है, विलयन का वाष्प दाब इन दोनों से कम है, मतलब इनका क्या है ये है वाष्प दाब, तो ठीक है इनका क्या है कम है, मतलब इनको उबलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि वाष्प दाब क्या है इन दोनों से भी कम है। तो विलयन का वाष्प दाब यदि अपने अवयवों के क्वथनांकों से कम हो, मतलब विलयन का जो वाष्प दाब है वो क्या है, यहाँ पे देखो अब ये क्वथनांक क्या है इनका ज़्यादा है, जल का कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यह 86 डिग्री, तो ये अपने विलयन के क्वथनांकों से भी अधिक क्वथनांक पे क्या हो रहा है उबल रहा है, मतलब 120 पे उबल रहा है। तो ऐसा स्थिर क्वाथी मिश्रण जो अपने अवयवों के क्वथनांकों से भी अधिक ताप पे उबलता है वो होता है हमारा उच्च क्वथन एजियोट्रॉप। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, स्थिर क्वाथी वो होता है जो एक साथ एक ही ताप पर एक ही समय पे उबलते हैं। यदि हमने 100 ml का विलयन लिया उसमें हमने क्या लिया 5 ml H2O लिया और 95 ml क्वथनांक, तो जब ये उबलेगा तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। तो ऐसे विलयन जिसके सारे अवयव जो है एक समय पर एक ही ताप पे उबलते हैं उसे हम क्या कहते हैं स्थिर क्वाथी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था दोनों की प्रवस्था क्या हो जाती है समान हो जाती है। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण जो है वो दो प्रकार का होता है, पहला होता है निम्न क्वथन, दूसरा होता है उच्च क्वथन। तो निम्न क्वथन वो होता है जिसमें जो है जो यहाँ पे जो अवयव हैं इनके अवयव विलयन के अवयव, तो विलयन क्या होता है अपने अवयवों से भी कम क्वथनांक पे उबलता है, इसको कहा जाता है निम्न क्वथन एजियोट्रॉप। और इसका वाष्प दाब अधिक होता है क्योंकि क्वथनांक इनका क्या है अपने विलयन के अवयवों से, मतलब विलयन के ये अवयव हैं इनसे क्या है कम है विलयन का क्वथनांक, इसलिए इनका वाष्प दाब क्या है इन दोनों से ज़्यादा है। और वाष्प दाब हमको अधिक किस में देखने को मिलता है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन में देखने को मिलता है। दूसरा है हमारा उच्च क्वथन एजियोट्रॉप। उच्च क्वथन एजियोट्रॉप में क्या होता है विलयन जो है अपने अवयवों के क्वथनांकों से भी अधिक क्वथनांक पे उबलता है, मतलब क्वथनांक ज़्यादा है तो इसका वाष्प दाब क्या है इन दोनों से भी कम है और क्वथनांक क्या है इन दोनों से भी ज़्यादा है। तो ऐसा स्थिर क्वाथी मिश्रण जिसमें जो है वो जो अवयव होते हैं उनसे अधिक ताप पे विलयन जो है उबलता है तो उसे क्या कहा जाता है उच्च क्वथन एजियोट्रॉप। और हमको ये वाला राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन में देखने को मिलता है, ठीक है। स्थिर क्वाथी के बाद हमारा चौथा टॉपिक है अनुसंख्यक गुणधर्म। तो अनुसंख्यक गुणधर्म में हम 4 पढ़ेंगे, पहला है वाष्प दाब में अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन और तीसरा है हिमांक में अवनमन और चौथा है पराशरण दाब, ठीक है। तो यहाँ पे अनुसंख्यक गुणधर्म होता क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म वो होता है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, इसकी प्रकृति पे निर्भर नहीं करता है, वो कहलाता है अनुसंख्यक गुणधर्म। इसमें पहला है वाष्प दाब में अवनमन पढ़ेंगे, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन पढ़ेंगे और तीसरा पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन और चौथा पराशरण दाब। तो वाष्प दाब में अवनमन होता क्या है इसको समझने के लिए ये देखो हमने क्या लिया, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है जल का, ये तो पहले ऐसा ही है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। यदि फिर हमने क्या मिला दिया उसमें ठोस अवाष्पशील विलेय मिला दिया NaCl, तो जब NaCl क्या है अवाष्पशील है तो इनको वाष्पित होने देगा क्या, नहीं होने देगा क्योंकि ये क्या है अवाष्पशील, तो ये क्या है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और जब विलायक में यदि हम ठोस अवाष्पशील को मिला देते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में क्या हो जाता है कमी होता है, तो कमी को क्या कहा जाता है अवनमन कहा जाता है। तो विलयन के वाष्प दाब में ठोस अवाष्पशील विलेय को मिलाने पे, इस विलायक में विलेय को मिलाने पे क्या हो जाता है इस वाष्प दाब में कमी आती है विलायक के वाष्प दाब में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है वाष्प दाब में अवनमन। तो इसी को मैंने लिखा है किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब जो है वो ठोस विलेय को मिलाने पे कम हो जाता है जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। तो जब यहाँ पे ये शुद्ध विलायक था, शुद्ध इसमें कोई विलेय मिला हुआ नहीं था, तो क्या था P1 नॉट, और जब हमने इस विलयन में ये विलेय को मिला दिया तो फिर इसका वाष्प दाब कितना हो गया P1। तो इसी को मैं लिखूँ P1 नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और P1 क्या है विलयन का वाष्प दाब, तो इसका वाष्प दाब ज़्यादा है शुद्ध विलायक का,
और इसका वाष्प दाब क्या है, कम है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी कि जो P1 नॉट है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है वो ठोस वाष्पशील को मिलाने पे कम हो जाता है। इसका मतलब शुद्ध विलायक का ज़्यादा रहेगा और ये क्या है, विलयन में वाष्प दाब ये वाला कम है। कब है, जब हमने ठोस वाष्पशील को मिला दिया तब। तो ये हो जाएगा हमारा P1। अब देखते हैं अवनमन का कारण। तो ऐसा क्यों होता है, तो विलयन की सतह पे विलेय और विलायक दोनों के अणु हैं, तो फिर सतह पर इसको माइक को ऐसे रखना पड़ेगा। चालू कर दिए, रुक जा। तो अवनमन का कारण क्या है, तो विलयन की सतह पर जो है वो विलेय और विलायक दोनों के अणु क्या है, उपस्थित हैं। तो सतह पर विलेय, उसके बाद हम अवाष्पशील विलेयों को मिलाते हैं तो क्या होता है, सतह पर विलायक अणुओं द्वारा घेरा हुआ भाग कम हो जाता है। कम क्यों होता है, क्योंकि इसमें अब क्या मिला दिए, हम अवाष्पशील ठोस विलेय मिला दिए NaCl। तो इससे क्या होता है, विलायक अणुओं द्वारा घेरा हुआ भाग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण सतह को छोड़कर जाने वाले विलायक अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर जो है ये क्या कर लेता है, इस स्थान को घेर लेता है। तो फिर क्या होता है, विलायक का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है, मतलब यहाँ से इसके अणु छोड़ के नहीं जा पाते। तो क्या होता है, छोड़कर जाने वाले विलायक अणु की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है और विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। इसी को कहा जाता है वाष्प दाब में अवनमन। तो देखिए सबसे पहले x1 क्या होता है, विलायक का मोल अंश, और x2 क्या होता है, विलेय का मोल अंश। तो हमने पढ़ा हुआ है कि P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, ये हमने हेनरी के नियम में पढ़ा हुआ है, ठीक है। स्थिर ताप पर गैसों का जो मोल अंश होता है विलयन में जो है गैसों के मोल अंश के समानुपाती है, मतलब गैस का जो आंशिक दाब होता है वो विलयन में गैसों के मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज़्यादा हम दाब बढ़ाएंगे जो गैस होता है वो उतना ही घुलता जाता है। तो यहाँ पे इसको हटाने पे क्या होता है, एक स्थिरांक लगता है, ये क्या है, P1 नॉट, जो क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाष्प दाब में कमी हो रही है। किसके वाष्प दाब में कमी हो रही है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, P1 की। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P1 नॉट में P1 की कमी हो रही है, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या लिखें, P1 नॉट माइनस P1। और यहाँ पे इधर भी लिखेंगे वैसे ही P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, इसको किससे डिनोट किया जाता है, डेल से, मतलब परिवर्तन को, वाष्प दाब में परिवर्तन या कमी को हम किससे डिनोट करेंगे, डेल से। तो ये क्या हो जाएगा, डेल P इज इक्वल टू, यहाँ पे P1 नॉट और P1 नॉट दोनों क्या है, कॉमन है, तो हम P1 नॉट को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस x1। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा हुआ है कि जैसे कि विलयन और विलायक दोनों का जो मोल अंश होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो अब यहाँ पे क्या कर दिए, x2 को इधर ही रख दिए, x1 को उधर ले गए, तो क्या हो गया, x2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x1। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डेल P इज इक्वल्स टू, x2 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस x1, तो हम x2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल P इज इक्वल्स टू P1 नॉट x2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस P1 नॉट को इधर ला दिए, तो इसके साथ ये क्या था, गुना में था, तो यहाँ पे क्या हो गया, बटे में हो गया, तो डेल P इज इक्वल टू P1 नॉट अपॉन x2। तो ये है वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। हमने क्या किया है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में यदि हमने ठोस अवाष्पशील को विलेय को मिलाया है तो इनके वाष्प दाब में क्या हो गई है, कमी हो गई। इसी को कहा जाता है वाष्प दाब में अवनमन।